Hello everyone, welcome back. So today we are going to talk about the electromagnetic theory of radiation. Structure of atom में electromagnetic theory of radiation का क्या importance है? Why we are studying this particular topic with structure of atom? What have we completed till now? There are certain questions we need to understand. जब ये बातें समझ में आ जाएंगी तो फिर हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं. हमने मोस्ट रिसेंट मॉडल ऑफ एटम जो पढ़ा है इन दिस चैप्टर टिल नाउ वो है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, दैट इज ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके फॉल क्यों नहीं हो जाता. दैट्स वन ऑफ द ड्रॉबैक. मतलब वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, क्योंकि हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस में नहीं गिरता, एटम स्टेबल होता है. पर रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों होता है. मतलब द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, व्हाई इट इज नॉट फॉलिंग इन द न्यूक्लियस. दैट्स वन थिंग. सेकेंड एक ड्रॉबैक उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, दैट्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है. व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, दैट वी विल डिस्कस इन मच डिटेल इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर. बट फॉर द टाइम बीइंग आप इतना समझ लीजिए कि आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया. आप हमेशा डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस तो फिल करते ही हो, ठीक है. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यूज किया था. उसमें हम कोई गैस फिल करते हैं, लेट्स से हमने हाइड्रोजन गैस फिल किया. तो जब उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है. डिस्चार्ज ट्यूब में जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं एट लो प्रेशर ऑफ द गैस तो क्या होता है, लाइट एमिट होती है, ग्लो प्रोड्यूस होता है. तो हाइड्रोजन गैस में भी डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करके जब हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो कुछ लाइट एमिट हुआ, पर्पल कलर का लाइट एमिट हुआ. उस लाइट को प्रिज्म में से पास करके हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे उसका इंप्रेशन बनाया. जब फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमने उसका इंप्रेशन बनाया तो उस इंप्रेशन को हम कहेंगे स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम वैसा ही है जैसा आप रेनबो को देखते हैं. मतलब स्पेक्ट्रम का एक सबसे कॉमन एग्जांपल है, व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है रेनबो. हाइड्रोजन के लाइट से जो एमिट हुई उसका भी हमने जब फोटोग्राफिक फिल्म पे इंप्रेशन बनाया, हम उस इंप्रेशन को कहेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो जब उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखा, इट वॉज नॉट एट ऑल लाइक रेनबो. What do we mean by it was not at all like rainbow? Just recall rainbow, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, 7 colors. But have you ever distinctively seen all the 7 colors of the rainbow? कभी ऐसा रेनबो देखा है कि वॉयलेट कलर है, फिर कुछ गैप है, फिर इंडिगो है, फिर कुछ गैप है, फिर कुछ ब्लू है? क्या पता चलता है क्या कौन सा कलर कहाँ कंप्लीट हुआ, कहाँ पे स्टार्ट हुआ? नहीं पता चलता. इसका मतलब वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है. हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं था. जब हाइड्रोजन का हमने फोटोग्राफिक फिल्म पे हमने इंप्रेशन बनाया, उसका स्पेक्ट्रम बनाया, तो उसमें डिस्टिंक्ट ब्राइट लाइंस थी और उन ब्राइट लाइंस के बीच में गैप था. तो वो गैप क्यों है? रेनबो की तरह कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं है? और इस तरह के फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए, मॉडल ऑफ एटम को समझने के लिए अब हमें लगता है कि हमें लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना पड़ेगा. विदाउट स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इसलिए लाइट के नेचर को समझने के लिए हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ रेडिएशन. समझ में आया? ठीक है. तो ये तो लॉजिक हुआ कि हम एटम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ रेडिएशन क्यों पढ़ते हैं. लाइट की नेचर को समझने के लिए पढ़ते हैं. बिकॉज समवेयर वी हैव रियलाइज्ड कि जब तक हम लाइट की नेचर को नहीं समझेंगे, प्रोबेबली हम एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. सेकेंड पार्ट पे आते हैं.
who proposed electromagnetic theory of radiation? So it was proposed by James Clerk Maxwell. Electromagnetic theory of radiation का what is the proposal? तो देखो ध्यान से, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का ये कहना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी emits or absorbs energy, then this energy is absorbed and emitted in the form of electromagnetic radiation. ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने एक आयरन रॉड लिया और उस आयरन रॉड को आपने एक बर्नर के ऊपर रख के हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, और उसको रेड हॉट हीट कर लिया. Now keep that iron rod at certain distance from you. Can you feel the heat? Obviously yes. How that heat is being emitted and how that heat is reaching to you? कैसे हो रहा है? ठीक है, तो there are two things. Number one, जब आपने आयरन रॉड के एक टर्मिनल को हीट किया तो दूसरा टर्मिनल आयरन रॉड का अपने आप हीटअप हो गया. यू आर हीटिंग द वन टर्मिनल ऑफ द आयरन रॉड बट द अदर टर्मिनल ऑफ द आयरन रॉड इज ऑटोमेटिकली हीटेड. हाउ? वो तो हम समझा सकते हैं. एक एटम से दूसरे एटम तक हीट ट्रांसफर हुआ और धीरे धीरे एक एटम से दूसरे एटम तक हीट ट्रांसफर होते होते एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंच गए. लेकिन वो हीट रॉड से आप तक कैसे आ रहा है? Is it coming through the gases? एयर की वजह से आ रहा है? No, it's not coming because of air. अगर एयर रिक्वायर्ड होता हीट ट्रांसमिशन के लिए तो फिर सन से आने वाली हीट तो हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाती. But the heat coming from the sun is reaching to us, although in between there is a vacuum. इसका मतलब sun is emitting energy in some form and earth and we are absorbing that energy in some form. What is that form? James Clerk Maxwell कह रहा है कि sun is emitting the energy in the form of electromagnetic radiation. That iron rod you have taken is emitting energy in the form of electromagnetic radiation. When you switch on the light, the tube light or LED light, whatever you are using, is emitting energy in the form of electromagnetic radiation. ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हीट एमिट करता है या एब्सॉर्ब करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में होती है. ठीक है, समझ में आया? तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है. तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होगा, लेट्स से इलेक्ट्रॉन, जस्ट फॉर एग्जांपल, इट कैन बी एनी अदर चार्ज पार्टिकल, अगर वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट या वो पार्टिकल एनर्जी एमिट नहीं करेगा. लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी में है, एक्सेलरेशन में है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन में है, मूविंग अंडर एक्सेलरेशन, तो वो चार्ज पार्टिकल एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. वहां से निकलने वाली एनर्जी के दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट. मतलब वो जो चार्ज पार्टिकल में से एनर्जी एमिट आउट हो रही है ना, उस एनर्जी के, उस रेडिएशन के, उस वेव के दो पार्ट हैं. एक पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट.
और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं, दे आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाउ दे आर वाइब्रेटिंग? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन वर्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टल है, राइट? सो दिस इज लाइक दिस, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे प्रोड्यूस होती है? जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है विथ एक्सेलरेशन, तो वो चार्ज पार्टिकल एनर्जी एमिट करता है, और वो जो एनर्जी एमिट करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्यों उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं? क्योंकि उसके दो कंपोनेंट होते हैं। उसका एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, another important thing, both the magnetic field and electric field are vibrating perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, तो ये होगा उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दिस वे। अगर लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ठीक है, तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि ये जो रेडिएशंस होती हैं ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करती है इन एनी गिवन मीडियम, राइट? कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है मैग्नेटिक रेडिएशन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती है इन एनी गिवन मीडियम। इन डिफरेंट मीडियम देयर वेलोसिटी इज डिफरेंट, राइट? वाटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेलोसिटी डिफरेंट होगा, ऑयल में डिफरेंट होगा, एयर में डिफरेंट होगा और वैक्यूम में डिफरेंट होगा, बट इन एनी गिवन मीडियम इट विल बी सेम। मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लाइट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इंफ्रारेड, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट या एक्सरे। इन सबको आप वाटर में से ट्रेवल करवाओ तो सबकी स्पीड सेम होगी, इन सबको आप एयर से ट्रेवल करवाओ तो इन सबकी स्पीड सेम होगी। इन एनी गिवन मीडियम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज सेम, इन डिफरेंट मीडियम इट इज डिफरेंट। एक्सरे को आप वाटर में ट्रेवल करवाओ तो वेलोसिटी अलग होगी, एयर में ट्रेवल कराओगे तो वेलोसिटी डिफरेंट होगी। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मीडियम होगा तब तो ट्रेवल कर ही सकते हैं, लेकिन मीडियम नहीं होगा तब भी ये ट्रेवल कर सकते हैं। दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, और वैक्यूम में इनकी अप्रोक्सीमेट स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? फर्दरमोर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा जो लाइट है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आई रिपीट, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या प्रपोज किया? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। फर्दर, जो लाइट है अगर वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसका मतलब उसका वेव नेचर है, राइट? तो हाउ वुड बी कंफर्म द प्रपोजल? हमें जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कह दिया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब लाइट का वेव नेचर होता है, ठीक है? लाइट का वेव नेचर होता है, ये कंफर्म कैसे होगा? तो लाइट का वेव नेचर कंफर्म होता है बाय यूजिंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट लाइक रिफ्लेक्शन। वेव की नेचर होती है रिफ्लेक्शन, लाइट का भी रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन, वेव की नेचर होती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी और पाथ भी चेंज हो जाएगा। मतलब इफ इट इज ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन इन अ वाटर and suddenly the medium changes, then its path will change. Refraction. Diffraction, शार्प एजेस पे लाइट बेंड हो जाती है। वैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कोई भी वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन शार्प एजेस पे बेंड हो जाती है। लाइट में भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक बिल्कुल डार्क बॉक्स ले लो जिसमें कहीं पे कोई लाइट का सोर्स नहीं है, या अपने रूम में
इतना डार्क कर दो कि देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, एंड किसी वॉल में या किसी पार्ट में एक स्मॉल डोर में एक स्मॉल एपर्चर कर दो, बहुत स्मॉल एपर्चर, वहां से लाइट एंटर होगी, लाइट की एक बीम एंटर होगी। लाइट का एक बीम एंटर होगा तो क्या वो सामने वाली वॉल पे एक बीम, एक डॉट दिखेगा क्या? नहीं, सामने वाली वॉल पे आपको क्या दिखता है? लाइट के बड़ा सा सर्कल दिखता है। तो एक बीम एंटर हुई थी, उससे सर्कल कैसे बन गया? तो एक बीम एंटर हुआ फ्रॉम द स्मॉल एपर्चर, और उसके बाद उस एपर्चर के एजेस पे से वो लाइट बेंड हो गई, बेंड हो गई तो वो एक बड़ा सा सर्कल बन गया। दैट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ द वेव। लाइट का भी डिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट इज शोइंग द वेव कैरेक्टर, ये कंफर्म हो गया बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ठीक है। तो वन थिंग इज क्लियर, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो कह रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है, ठीक है। So this is the broad idea about the electromagnetic theory of radiation. Now let's discuss one more time about the electromagnetic theory of radiations. So we are talking about electromagnetic theory of radiation by James Clerk Maxwell. We are studying this theory to understand nature of light, because after the failure of the Rutherford's model of atom, we are not we thought that to understand the model of atom we need to understand the nature of light, ठीक है। So according to that, any body or any object absorbs or emits energy in the form of electromagnetic radiation. When a charged particle, say proton, neutron, proton or neutron or any ion, any charged particle is under acceleration, मतलब इट इज मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर मोशन, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड कांस्टेंट हो सकती है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मतलब इट इज अंडर एक्सेलरेशन। अगर कोई पार्टिकल, लेट्स से चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है, पेंडुलम मोशन कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो व्हेन इट इज गोइंग इन द वन डायरेक्शन इट्स वेलोसिटी इज डिफरेंट, व्हेन इट इज कमिंग बैक टू द सेंटर पॉइंट its velocity is different. Why? Because direction is changing. तो डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मतलब ये जो ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ये भी क्या है, एक तरह से ऑसिलेशन है, या फिर इस पार्टिकल में एक एक्सेलरेशन है। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर ये पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा तो इसमें से एनर्जी एमिट आउट होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव टू कंपोनेंट्स. One component is the electric field component and the second component is the magnetic field component, both oscillating perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation. मतलब ये x axis, y axis and z axis, let's say this is x, this is y and this is z. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस
इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अलोंग द वाई एक्सिस वाइब्रेट करेगा, दिस, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट which is in the perpendicular direction. Another component is the magnetic field component which is the horizontal. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं and they are perpendicular to the direction of propagation, ठीक है। तो basically what we are saying is ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, this one, ये वर्टिकल, तो ये जो हॉरिजॉन्टल है ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है as well as they are perpendicular to the direction of propagation. In different medium their velocity is different, right? In different medium their velocity is different, but in any given medium they travel with a uniform speed. As I told you earlier, suppose अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज किए, एक्सरे यूज किया, गामा रेज यूज किया, लाइट यूज किया, और इनको हम वाटर में से ट्रेवल करवाते हैं, तो सबकी वेलोसिटी सेम होगी। तो इन डिफरेंट मीडियम, तो इन अ गिवन मीडियम देयर वेलोसिटी इज सेम, बट मैं एक्सरे यूज करता हूं वाटर में, और एक्सरे यूज करता हूं ऑयल में, और एक्सरे यूज करता हूं ग्लास से पास करता हूं, और एक्सरे एयर से पास करता हूं, एक ही रेडिएशन है। एक्सरे उसको ट्रेवल कहां से करवाया, वाटर में से, ग्लास में से, ऑयल में से, एयर में। तो जब हम इनको ट्रेवल करवाएंगे तो हम देखेंगे एक्सरे का वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा। तो इन अ डिफरेंट मीडियम देयर वेलोसिटी इज डिफरेंट, बट एनी गिवन मीडियम देयर वेलोसिटी इज सेम। इन वैक्यूम देयर वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Gamma rays, X rays, ultraviolet rays, light rays, infrared radiations, microwaves, radio waves, TV waves, मोबाइल वेव्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एग्जाम्पल हैं। अगर ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो फिर ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, राइट? थिंक अबाउट दिस। in the next section I am going to answer about it, but I am giving you two things. One, X-ray, gamma ray, ultraviolet ray, white light, what you can see, the different color light, what you can see, infrared radiations, microwaves, TV waves, radio waves, mobile waves, ये सब electromagnetic radiation है, point number one. My question is, if they all are electromagnetic radiation, how they are different from each other, right? White light you can see, but other electromagnetic radiations you cannot see. White light is not harmful for you, but electromagnetic radiations like X-rays, gamma rays are highly harmful. Ultraviolet radiations are also harmful, though less harmful, but still harmful. How and why they are different, next section में discuss करेंगे। Question दिमाग में रखना, but इतना भी याद रखना ये सब electromagnetic radiations के example है। Well, ये तो पढ़ लिया कि electromagnetic radiation क्या है। इस थ्योरी का सबसे बड़ा कंक्लूजन, लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट हैज अ वेव नेचर एंड दिस इज कंफर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन। आपको पता है लाइट रिफ्लेक्ट होकर मीडियम में वापस आती है, जिस मीडियम से जाती है सरफेस से स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में आ सकती है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। जब लाइट एक मीडियम से, ये सपोज लाइट ट्रेवल कर रहा है, दिस, ये लाइट का पाथ है, तो जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है इसका पाथ चेंज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, ये लाइट है, द बीम ऑफ लाइट, इसको एक बहुत स्मॉल एपर्चर में से पास किया, बहुत स्मॉल एपर्चर में से पास किया तो लाइट के बैंड हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस एक वेव का कैरेक्टरिस्टिक है। देखो ये एक वेव है, ये दूसरा वेव है,
जब दोनों वेव कहीं पे मिलेंगे तो वो एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। ये फर्स्ट वेव और ये सेकेंड वेव। अदरवाइज इज ऑल्सो ट्रू, ये वन वेव और ये सेकेंड वेव, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। यहां पे क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है और ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, तो हम इसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। यहां क्रेस्ट से ट्रफ और ट्रफ से क्रेस्ट मिल रहा है, तो हम इसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। लेकिन वेव्स का ओवरलैपिंग हो सकता है, इस वेव्स की ओवरलैपिंग को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। लाइट का भी इंटरफेरेंस होता है। ये 4 पॉइंट आप याद रखना। अगर आपसे कोई पूछता है how can you confirm that light has a wave nature, we can say by reflection, refraction, diffraction and interference we can confirm that light has wave nature, क्योंकि ये 4 प्रॉपर्टीज वेव में होती है और यही 4 प्रॉपर्टीज लाइट में भी होती हैं। इसका मतलब लाइट की वेव नेचर कंफर्म है, राइट। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, limitation of electromagnetic theory. See, understand one thing. Electromagnetic theory could not explain the black body radiations. What are black body radiations? ठीक है, our next topic is about in detail about black body radiation, but for the time being, just for taking an example, I'm not talking about perfect black body right now, but just taking an example, you take an iron rod and start heating it. Once you heat, do you see any color initially? No. Initially you don't see any color. उसको देख के आप बता नहीं सकते whether it is hot or not. ठीक है? After some time, if you keep on heating, it becomes red hot. ठीक है? If you further heat it, right, it becomes orange or yellow hot. अगर हम उसको और फर्दर हीट कर देते हैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो वो व्हाइट हॉट हो जाता है। इसका मतलब एनर्जी बढ़ाने पे, हीट ज्यादा करने पे रेडिएशन का कलर चेंज हो रहा है। पहले इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही थी जिनका कोई कलर नहीं था, वी वर नॉट बीइंग एबल टू सी देम। फिर कुछ रेडिएशंस आ रही थी, रेड कलर की रेडिएशंस आ रही थी, फिर ज्यादा किया तो ऑरेंज, फिर येलो, मतलब रेडिएशंस के कलर चेंज हो रहे थे। रेडिएशंस के कलर चेंज क्यों होते हैं? दैट इज ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर और with change in energy, why the color is changing, that was not explained by electromagnetic theory of radiation, black body radiation, right? अभी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि कलर क्यों चेंज होते हैं, बिकॉज अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी इज फेलिंग टू एक्सप्लेन व्हाई द कलर ऑफ ब्लैक बॉडी इज चेंजिंग ऑन हीटिंग। एनर्जी बढ़ाने के साथ में जो आयरन रॉड को हीट किया उसका कलर क्यों चेंज हुआ, ये अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। दैट्स वन ड्रॉबैक। सेकेंड बिगेस्ट ड्रॉबैक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। What is photoelectric effect is again another topic, but just giving a short introduction here. ये एक मेटल की सरफेस है, राइट, कुछ पर्टिकुलर मेटल की सरफेस है और इस पे कुछ स्पेसिफिक कलर का लाइट, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ का लाइट, कुछ स्पेसिफिक कलर, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ का लाइट जब स्ट्राइक करता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। तो हमने देखा कि ये इस सरफेस पे हमने रेड कलर का लाइट इरेडिएट किया लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ। ऑरेंज लाइट इरेडिएट किया, कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं किया। हमने रेड कलर का जो लाइट यूज किया उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाया, फिर भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ। और ज्यादा ब्राइट रेड कलर यूज किया तो भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ। फिर हमने ब्लू कलर की लाइट यूज की और इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। मतलब लाइट की ब्राइटनेस से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता, लेकिन लाइट का कलर चेंज करने से, लाइट की वेवलेंथ चेंज करने से
इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कलर एंड एनर्जी? दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ रेडिएशन। शॉर्ट में इतना सा समझो अभी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ डिटेल्ड टॉपिक इन द नेक्स्ट सेक्शन। बट व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट किसी मेटल पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। जेम्स क्लार्क क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि पर्टिकुलर लाइट ही क्यों इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है। रेड कलर की लाइट से अगर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ, लेकिन ब्लू कलर की लाइट से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, क्यों? एक बात तो समझ में आ रही है कि रेड कलर की लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, वो रेड कलर के पास नहीं थी। और ब्लू कलर ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो ब्लू कलर के पास है। बट क्वेश्चन इज, दोनों में रिलेशन क्या है? कलर और एनर्जी का रिलेशन क्या है? इन शॉर्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। हमें इतना एक्सप्लेन करके एग्जाम में नहीं लिखना होता। वी विल सिंपली राइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, but you have to understand what he could not explain. Second, the third drawback, he could not explain the hydrogen spectrum. अभी स्टार्टिंग में हमने बात किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वॉयलेट कलर का लाइट फील्ड है, हाइड्रोजन गैस फील्ड है, और हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वॉयलेट लाइट एमिट होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते हैं। उस वॉयलेट कलर की लाइट का जब हम प्रिज्म में से पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पे इंप्रेशन लेते हैं तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है। वो स्पेक्ट्रम रेनबो की तरह कंटिन्यूअस नहीं होता, उसमें बीच बीच में ब्लैक लाइंस हैं। ऐसा क्यों है? राइट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऐसा रेनबो की तरह कंटिन्यूअस क्यों नहीं बनता, उसमें ब्राइट लाइंस क्यों आती हैं? दैट वाज आल्सो नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। राइट, so this is about the electromagnetic theory of radiation. Hope you have understood. शॉर्ट में एक बार बोल देते हैं, कोई भी पार्टिकल एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब जो करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में करता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में होता है, वेरिएबल वेलोसिटी में होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती है। इन रेडिएशंस के दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी गिवन मीडियम में एक ही स्पीड पे ट्रेवल करती है। जब मीडियम चेंज होता है तो इनकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। वैक्यूम में इनकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एग्जांपल हैं गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशंस, टीवी रेज, माइक्रोवेव्स, टीवी वेव्स, मोबाइल वेव्स। और लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी लाइट का वेव नेचर होता है। और लाइट का वेव नेचर को कंफर्म करने के लिए 4 एग्जांपल हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है। ये थियरी आपको कलर और एनर्जी का रिलेशन नहीं बताती। ब्लू कलर के में अंदर लाइट में एनर्जी ज्यादा है और रेड कलर की लाइट में एनर्जी कम है, ऐसा क्यों है? इन अदर वर्ड्स आई वुड से, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं करती। जब मैं आयरन रॉड को हीट करता हूं तो उसमें कलर क्यों चेंज होता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करती। कुछ पर्टिकुलर कलर का वेव लाइट मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है, बट सम अदर कलर मे नॉट रिमूव द इलेक्ट्रॉन। एंड हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम रेनबो की तरह क्यों नहीं होता, ये ब्राइट लाइंस क्यों बनती हैं, all these points could not be explained. So that's about electromagnetic theory of radiation, right? So इसके बाद next section में हम इससे related कुछ numerical practice करेंगे. So that's about the electromagnetic theory of radiation.